उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फ्लैश फ्लड के बाद कई गांवों में भारी तबाही मच गई। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में आधी रात के वक्त कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि वहां के कई गांव उफनती लहरों में समा गए। बादल फटने की वजह से कीचड़ और मलबे में कई मकान, दुकानें, होटल और रिजॉर्ट पूरी तरह दब गए। आसमान से बरसी आफत ने कई रास्तों, सड़कों और पुलों का नामो निशान मिटा दिया। मजाड़ नाम के गांव में लोगों ने मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान गांव के लोगों ने तबाही की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि रात के वक्त तेज आवाज के साथ पहाड़ से कीचड़ और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ खत्म हो गया। गांव के लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि नदियों के किनारे के इलाकों में बाढ़ आ गई। कई जगहों पर सड़कें कटकर नदी में समा गई। भारी भरकम पुल तिनकों की तरह बह गए। सड़कों के बह जाने और पुलों के टूटने से तबाही वाली जगह पर पहुंच पाना मुश्किल हो गया। आपदा की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को सहस्त्रधारा के लिए रवाना कर दिया गया। एसडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि सहस्त्रधारा इलाके में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बादल फटे, जिससे हालात बेहद खराब हो गए क्योंकि पुल टूट गए और सड़कें गायब हो गई। हालांकि एसडीआरएफ ने मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी, लेकिन सहस्त्रधारा इलाके में आई आपदा की तस्वीरों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। न्यूज़ 18 की टीम उस गांव में पहुंची जहां बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही मची। सहस्त्रधारा के इस घाटी में कम से कम 3 से 4 जगह बादल फटे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इसके बाद जो मजाड़ गांव है वहां पर बताया जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आए हजारों टन मलबे ने सहस्त्रधारा के मजियाड़ और कालीगाड़ गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। मैं मजियाड़ गांव में अभी मौजूद हूं, जहां सबसे पहले क्लाउड बरस्ट की घटना हुई। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा इलाका, ये बांदल नदी है और नदी के एक ओर ये पूरा इलाका ये कालीगाड़ गांव है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट थे, होटल्स थे। मलबे के अंदर लोगों के घर, होटल, रिजॉर्ट और सड़कें सब दब गईं। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मिट्टी में दबी नजर आईं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग रात को सफ़र कर रहे होंगे और इसी बीच जब मलबा आया तो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। आप ये देखिए ये गाड़ी कितनी बुरी तरह से इस मलबे में दबी हुई है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम सहस्त्रधारा इलाके में पहुंची। एसडीआरएफ के जवानों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। ये सूचना मिली है कि 3 व्यक्ति जो है यहाँ पर मलबे में दब गए हैं, जो कि अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे थे। कुदरत के कोहराम के बाद गांव के लोगों ने जान बचाने के लिए पलायन शुरू कर दिया। लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे ताकि मुसीबत की इस घड़ी में जान बचाई जा सके। बादल फटने के बाद नदियों में ऐसा उफान आया कि भारी भरकम पुल खिलौनों की तरह बह गए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी पर बने एक पुराने पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। पुल का वो हिस्सा पानी की तेज धारा में बह गया। नतीजा ये हुआ कि देहरादून विकासनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि कुछ ही घंटों में इतनी भारी बारिश हुई कि देहरादून समेत कई जिलों में भारी तबाही मच गई। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। कई गांवों में लोगों के घरों में मलबा और पानी भर गया। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली पर बना एक पुल बह गया। पुल के साथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी पानी की तेज धार में बह गया। देहरादून के पास देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे छात्रों को एसडीआरएफ ने बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। देहरादून के सहस्त्रधारा, माल देवता, संतला देवी और दलानवाला इलाके समेत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान का कहर दिखाई दिया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी के तेज बहाव में देहरादून विकासनगर हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया। विकासनगर की तरफ जुड़ने वाला पुल का हिस्सा गायब दिखा। नदी में मौजूद पुल के पिलर तो खड़े नजर आए, लेकिन पुल को जमीन से जोड़ने वाला हिस्सा बह गया। यानी नदी की तेज धारा मिट्टी को काटते हुए पुल के उस हिस्से को बहा ले गई। देर शाम से हुई बारिश का तांडव आज देहरादून में कई जगह देखने को मिला। अभी हम खड़े हैं देहरादून विकासनगर जो हाईवे है, ये वो हाईवे है और इस हाईवे का जो ये पुल है ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के बह जाने की वजह से उसके दूसरी तरफ के लोग फंस गए। लोगों की भीड़ पुल को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों को पुल के करीब न जाने की चेतावनी जारी कर दी। कुदरत के कहर का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केसरवाला और मालदेवता इलाके में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एक जगह तो वो खुद मिट्टी खोदने वाली मशीन पर बैठकर कीचड़ को पार करते दिखे। मुख्यमंत्री ने मुसीबत के वक्त पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया।
सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून में डीएम ने पहली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया और लोगों से अपील की गई कि वो खतरे वाले इलाकों से दूर रहें। देहरादून में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि एक ट्रैक्टर पर सवार कुछ मजदूर उफनते सैलाब में समा गए। देहरादून में रात के वक्त बादल फटा, इसकी वजह से वहां तमसा, कार्लीघाट, टोंस और सहस्त्रधारा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। फिर तो सहस्त्रधारा समेत तपोवन, आईटी पार्क, घंगौरा और घड़ी कैंट जैसे इलाकों में पानी भर गया, कई सड़कें तक बह गईं। इसी बीच विकास नगर में वो ट्रैक्टर सैलाब की चपेट में आ गया। उस पर सवार मजदूर बाहर ही नहीं निकल पाए और ताकतवर लहरें उन्हें बहाकर अपने साथ ले गईं। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गईं। लेकिन उफनती लहरों में बह चुके उन मजदूरों का कुछ पता ही नहीं चल सका। उस ट्रैक्टर पर सवार मजदूर नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए। इस दौरान वो मदद के लिए गुहार लगाते रहे और उनमें कुछ लोग तो नदी के किनारे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर इशारे करते भी दिखाई दिए, लेकिन नदी के किनारे मौजूद लोग उनकी जान नहीं बचा पाए। वहां नदी की खौफनाक लहरें उस ट्रैक्टर को खींचकर गहरे पानी में ले जाती रहीं। कुछ देर तक तो वो ट्रैक्टर लहरों के साथ बहता दिखा, लेकिन अचानक वो ट्रैक्टर पलट गया और वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस ट्रैक्टर के पलटते ही वो लोग सैलाब में बह गए। ऐसा लगा मानो वो मजदूर किसी समंदर की लहरों की चपेट में आ गए हों। इस दौरान नदी के किनारे खड़े लोगों ने उन्हें बचाने के लिए दौड़ लगा दी। उनमें एक महिला तो चीखती चिल्लाती सुनाई दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके किसी अपने को लहरें छीन कर ले जा रही हों। ये घटना देहरादून के विकास नगर में हुई। बताया गया कि वो मजदूर टोंस नदी में पहुंचे थे, लेकिन बादल फटने के बाद बारिश ने हाहाकार मचा दिया और अचानक टोंस नदी में उफान आ गया। वहां इतनी तेजी से टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा कि उन मजदूरों को नदी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। और इस सबके बीच देहरादून में टपकेश्वर महादेव का मंदिर तमसा नदी के पानी में डूब गया। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना ने हाहाकार मचा दिया। इस बीच हजारों साल पुराने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी सड़कों से लेकर मंदिरों तक सैलाब बनकर बहने लगा। उस मंदिर में पानी भर जाने से लोगों की आफत बढ़ गई। वहां अचानक आए सैलाब को देख लोग दहशत में आ गए। हालांकि समय रहते ही उस मंदिर में मौजूद पुजारियों और बाकी लोगों को निकाल लिया गया। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा खौफनाक मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। तमसा नदी के विकराल रूप को देखकर ऐसा लगा मानो कुछ भी उसकी जद में आएगा वो उसे बहा ले जाएगी। वहां बने कई मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गए। बड़े बड़े मंदिरों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया, क्योंकि नदी का पानी मंदिर में चारों तरफ सैलाब बनकर बहता नजर आया। तमसा नदी की खौफनाक लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को उतारू दिखी। इस बीच टपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में बना शिव मंदिर पूरी तरह डूबा नजर आया। उफनती लहरों में सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। बड़े बड़े मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। वहां अचानक आए सैलाब ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। गनीमत ये रही कि इससे पहले ही मंदिर परिसर को खाली करवा लिया गया था और लोगों की जान बच गई। मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। उस मंदिर के परिसर में हनुमान की कई फीट ऊंची प्रतिमा भी पानी में आधी डूब गई। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने की घटना और भारी बारिश के बाद तमसा नदी के उफान पर आने से टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत कई इलाके उसकी चपेट में आकर तबाह हो गए और वहां कई परिवारों के घर उजड़ गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर आपदा प्रभावित गांवों में राहत शिविर बनाए गए। उन राहत शिविरों में उन लोगों को जगह दी गई जिनके घर आपदा में तबाह हो गए। बादल फटने के बाद नदियों में आए उफान की वजह से ऋषिकेश देहरादून हाईवे का हिस्सा भी बह गया। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रभागा नदी इस कदर उफन आई कि पानी ऋषिकेश देहरादून हाईवे तक पहुंच गया। हाईवे का एक हिस्सा पानी के साथ बह गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए हाईवे को बंद कर दिया। लोगों ने बताया कि रात के वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि चंद्रभागा नदी पर बना चंद्रभागा पुल भी उसमें समा गया। हालांकि सुबह होते ही पानी का स्तर कुछ कम हुआ। पानी पुल के नीचे से बहता दिखा, लेकिन खतरा टला नहीं। लोगों को पुल के नदी में समा जाने का डर सताने लगा। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि नदी में अचानक बढ़े पानी में कई गाड़ियां फंस गईं। नदी के पानी में एक ट्रक और एक कार फंसी नजर आई। और भारी बारिश की वजह से देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली के पास एक पुल बह गया। पुल के साथ हाईवे का हिस्सा भी नदी में समा गया। वहां नदी का पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो।
इसी तरह ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर पानी की तेज धारा में एक कार में सवार कुछ लोग फंसे दिखाई दिए। एक ट्रक भी वहां फंसा हुआ नजर आया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने उन लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बचाया। इस समय हम खड़े हैं चंद्रभागा पुल पर और चंद्रभागा नदी जो है वो बड़ी उफान पर है। रात को इस पुल के ऊपर पानी आ गया था। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को चंद्रभागा नदी पर बने पुल पर जाने से रोक दिया। हालांकि कई गाड़ियां खतरे की परवाह किए बिना उसे पार करती दिखी। ये जितने भी वाहन यहाँ पे जा रहे हैं कभी भी कुछ हो सकता है, इतनी फोर्स से पानी जा रहा है। देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने के बाद मची तबाही में कई लोगों के घर उजड़ गए और लोग जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर जाते दिखे। एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और बहुत जोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बादल फटने और नदियों में उफान आने की वजह से राजधानी समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। कई जगह उत्तराखंड राज्य में सड़कें टूटी हैं, 2 पुल बह गए हैं, तमाम मकानों में मलबा भर गया है। देहरादून और ऋषिकेश प्रशासन ने पर्यटकों के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की, क्योंकि बाढ़ और बारिश के बीच पहाड़ खिसकने का सिलसिला भी बढ़ गया। देहरादून में आई भीषण बाढ़ के बाद अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना के बाद कई इलाकों में सैलाब आ गया। इस बीच राहत और बचाव की टीमों ने उन इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। देहरादून में मौजूद देवभूमि इंस्टीट्यूट के कैंपस में पानी भर जाने से करीब 200 छात्रों की जान हलक में आ गई, लेकिन जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और उन छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच नैनीताल के कालाढूंगी में एक गाड़ी में मौजूद 3 लोग गाड़ी समेत नदी में बह गए। हालांकि पुलिस ने उनमें 2 लोगों को सही सलामत बचा लिया, जबकि एक व्यक्ति लापता बताए गए। पुलिस और राहत बचाव दल के लोगों ने उनकी तलाश तेज कर दी। और इस बीच देहरादून में एक व्यक्ति उफनती लहरों के बीच फंस गए। इस दौरान वो अपनी जान बचाने के लिए बिजली के एक खंभे पर चढ़े नजर आए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव की टीम वहां पहुंच गई। उस टीम के एक सदस्य रस्सी की मदद से हवा में लटकते हुए उस व्यक्ति को बचाते दिखे और कुछ ही देर में उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इस बीच देहरादून के पौंडा इलाके में मौजूद देवभूमि इंस्टीट्यूट के कैंपस में पानी भर जाने से करीब 200 छात्रों की जान खतरे में आ गई, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही राहत और बचाव की टीम ने उन छात्रों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। देहरादून के अलावा मसूरी में भी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां एक होटल के पास सड़क टूटने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई और वो उफनती लहरों में फंस गए। इस दौरान वहां की पुलिस उन लोगों को रास्ता पार करने में मदद करती दिखी। इस बीच नैनीताल के कालाढूंगी इलाके में एक गाड़ी के नदी में बह जाने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति लापता हो गए। इसके बाद पुलिस ने राहत और बचाव दल की मदद से उनकी तलाश तेज कर दी। और देहरादून की तरह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पर भी कुदरत का कहर बरपा। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश के बाद कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने से तबाही मच गई। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से आने वाले मलबे ने हाहाकार मचा दिया। मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर नीचे आ गए। पहाड़ से आए मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गईं। इसी तरह कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ मकान तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मलबे के साथ बहकर आए बड़े बड़े पेड़ मकानों के अंदर घुस गए। कुछ मकान तो पेड़ों के घुसने की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गए। पहाड़ों से मलबा आने की वजह से शहर की कई सड़कें बंद हो गईं। हालांकि प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। इस सब के बीच मौसम विभाग ने शिमला समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले दिनों में भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की तरफ से भी बारिश के दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई, क्योंकि शिमला और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वहां आसमान से बेहिसाब बारिश बरसी और उसकी वजह से शिमला के कई इलाकों में तबाही मच गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ जगहों पर पहाड़ खिसक गए। उसके बाद बारिश के पानी के साथ पहाड़ से आने वाले मलबे ने कोहराम मचा दिया। मलबे की चपेट में आने से कई मकान टूट गए। सड़कों और मकानों के पास खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। शिमला में बीती रात जो तबाही मची उसके निशान आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए हिमलैंड के पास हमें किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। पहाड़ से आए मलबे के साथ बड़े बड़े पेड़ भी पहाड़ों से उखड़कर नीचे आ गए। कुछ पेड़ मकानों के अंदर घुस गए। एक मकान तो पेड़ के घुसने की वजह से 2 हिस्सों में बट गया। लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से वहां रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। हमें तो तब पता चला जब घर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। घर के ऊपर जब इम्पैक्ट हुआ तो सारी खिड़की दरवाजे तोड़ के पेड़ अंदर घुस गए। शिमला के सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि कई दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। कुछ जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गईं।
हालांकि प्रशासन ने राहत बचाव के साथ सड़कों को खोलने का काम भी शुरू कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की घटना के बाद वहां के हालात पटरी से उतर गए। मंडी जिले में मौजूद धर्मपुर इलाके में बादल फटा, उसके बाद वहां हाहाकार मच गया। बादल फटने की वजह से वहां बहने वाली सोनखड्ड नाम की नदी में बाढ़ आ गई। नदी की उफनती लहरों ने आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। धर्मपुर बस स्टैंड तो पूरी तरह तबाह हो गया। वहां खड़ी ज्यादातर सरकारी बसें पानी के तेज बहाव में बह गईं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद बस स्टैंड पूरी तरह पानी में डूब गया था। बस स्टैंड के पास मौजूद तमाम दुकानें भी बर्बाद हो गई। लोगों के घरों के अंदर कई फीट कीचड़ भर गया। खबर है कि बाढ़ की चपेट में आने से नदी पर बने एक पुल का नामो निशान मिट गया। मंडी की तरह कांगड़ा में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां रौद्र रूप में आ गईं। नदी की उफनती लहरों ने वहां तांडव मचा दिया। भारी बारिश की वजह से कांगड़ा के एक इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां की एक सड़क पर तेजी से पानी बहता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उफनती नदी शहर में घुस आई हो। उसी सड़क पर एक कार फंसी दिखाई दी। उस दौरान वहां मौजूद एक आदमी उस कार को बहने से बचाने की कोशिश करता रहा। कांगड़ा की तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद वहां बहने वाली सोनखड्ड नदी में सैलाब आ गया और उसकी लहरों ने आसपास के इलाकों में कोहराम मचा दिया। धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह पानी में डूब गया। बस स्टैंड में खड़ी 20 से ज्यादा सरकारी बसें पानी के तेज बहाव में बह गईं। कुछ बसें पलट गईं और कुछ बसें कई फीट कीचड़ में फंस गईं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद बस स्टैंड में कई फीट पानी भर गया था। धर्मपुर बस स्टैंड में पानी पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। एक मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी थी। धर्मपुर बस स्टैंड के अलावा धर्मपुर मार्केट को भी काफी नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से दुकानों और मकानों के अंदर कीचड़ भर गया। खबर है कि सोनखड्ड नदी पर बना एक पुल भी सैलाब में बह गया। इधर मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली इरिल नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी के पानी ने मकानों को डुबो दिया। अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। कुछ लोगों की मौत हो गई तो हजारों लोग बेघर हो गए। कई इलाकों में तो घुटनों से भी ऊपर तक पानी भर गया। बाढ़ ने वहां के किसानों की फसल भी चौपट कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। बाद में एसडीआरएफ और वहां की पुलिस ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इसके तहत बाढ़ में घिरे इलाकों से लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि वहां अगले कुछ दिनों तक और भारी बारिश हो सकती है। यानी उन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम नहीं होने वाली, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां इतनी बारिश हुई कि इरिल नदी उफान पर आ गई और उसका पानी एक इलाके में पुल के ऊपर से बहने लग गया। इसके कुछ ही देर बाद पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। पुल के टूटते ही उस इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से टूट गया। इरिल नदी ने इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी अपना रौद्र रूप दिखाया। उसका पानी तेज बहाव के साथ कई इलाकों में पहुंच गया। देखते ही देखते वहां बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चारों तरफ घुटनों से भी ऊपर पानी भर गया। अचानक आई इस बाढ़ में कई गाड़ियां फंस गईं। उनमें कई के इंजन बंद हो गए और उसके बाद लोग अपने स्कूटर और मोटरसाइकिलों को धक्का देते नजर आए। पैदल चलने वालों की परेशानी तो कई गुना बढ़ गई। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के बीच से निकलते दिखाई दिए। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इम्फाल ईस्ट समेत आसपास के कुछ जिलों में अगले कुछ रोज तक भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां रहने वाले लोगों की परेशानी जल्द खत्म नहीं होने वाली। इस बीच एसडीआरएफ और वहां की पुलिस ने बाढ़ में घिरे सैकड़ों लोगों को निकाला और उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया। नदियों के उफान पर आने और बाढ़ में घिरने की वजह से जिले के हजारों मकान पूरी तरह डूब गए। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में रावी नदी ने तबाही मचा दी। करीब 40 साल बाद रावी में इतनी भयानक बाढ़ आई और उसका पानी लाहौर शहर में घुस गया। लाहौर शहर की हर एक सड़क पानी में डूब गई। लोगों के मुताबिक हर साल बरसात के दिनों में रावी नदी उफान पर आती थी, लेकिन उसका पानी लाहौर की सड़कों तक कभी नहीं पहुंचा था। इस बार बेहिसाब बारिश की वजह से रावी नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी का पानी न सिर्फ लाहौर में घुसा बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद कई दूसरे शहर भी इसकी चपेट में आ गए। लाहौर में सैलाब आने की वजह से लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोगों को तंबुओं में रखा गया। हालात इतने खराब हो गए कि पूरा लाहौर शहर शरणार्थियों का बसेरा लगने लग गया।
लाहौर में आई बाढ़ के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके बाद नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होकर पाकिस्तान के लाहौर पहुंचती है। इसीलिए पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि रावी नदी में भारत ने अचानक पानी छोड़ा, उसकी वजह से भयानक बाढ़ आ गई। जिसके बाद रावी नदी के पानी ने पाकिस्तान के लाहौर शहर को डुबो दिया। लाहौर के ज्यादातर इलाके रावी नदी के पानी में डूब गए। कुछ इलाकों में कमर तक पानी भर गया। सड़कों पर चल रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। लाहौर शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं दिखी जो पानी से लबालब न हो। इसी तरह शहर के मोहल्लों में भी बाढ़ का पानी भर गया। लोगों के मकान और दुकानें रावी नदी के पानी में समा गए। इतनी स्पीड से पानी आया कि हमें ना वहाँ से कुछ भी निकालने का टाइम नहीं मिला। तो अब तो वहाँ पे इतना पानी है कि वहाँ पे जाने की भी इजाजत नहीं है। गांवों के हालात तो शहरों से भी ज्यादा खराब नजर आए, क्योंकि रावी नदी में बाढ़ आने से गांव के गांव डूब गए। सड़कों पर नावें चलनी शुरू हो गईं। कई लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी से गुजरते भी नजर आए। लाहौर में आई बाढ़ के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि भारत ने रावी नदी में बेहिसाब पानी छोड़ दिया, उसकी वजह से लाहौर शहर डूब गया। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के मैदानों से होते हुए रावी पाकिस्तान के लाहौर पहुंचती है। इसके बाद वो अहमदपुर सियाल के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। पिछले 40 साल से रावी नदी में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार रावी ने पाकिस्तान के लाहौर में तांडव मचा दिया। रावी में बाढ़ आने की वजह से वहां लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। इधर यूपी के वाराणसी में कोर्ट परिसर के अंदर ही वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक पुराने झगड़े को लेकर कुछ पुलिसकर्मी और वकील आमने सामने आ गए। गुस्साए वकीलों ने 2 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन पहले पुलिस पर एक वकील के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया था, जिसे लेकर वो वकील काफी गुस्से में थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को भंग किए जाने की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ऊपर लेवल पर या नीचे लेवल पर कुछ पदों पर बैठे हुए जो भी लोग हैं, ये सब लोग करप्शन में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मेला देखने के दौरान 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर हुई बहस मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान ईंट लगने से 4 लोग घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले को शांत करवाया और जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट की तैयारी करने वाले एक छात्र की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप लगा कि मवेशियों की चोरी करने के इरादे से आए कुछ पशु तस्करों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वो पशु तस्कर 2 गाड़ियों से आए थे। उनमें एक गाड़ी फंस गई। इसके बाद उसमें सवार पशु तस्कर भाग निकले। दावा किया गया कि नीट की तैयारी कर रहे उस छात्र ने तस्करों की दूसरी गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद तस्करों ने उस छात्र को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोप लगा कि कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने उस छात्र को अपनी गाड़ी से फेंक दिया। इसकी वजह से उसके सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पशु तस्करों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जब पुलिस उन लोगों को शांत करवाने आई तो उन्होंने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी। इसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और गुस्साए लोग पुलिस के सामने ही हंगामा करते नजर आए। कुछ लोग तो पुलिस से भिड़ने तक को तैयार हो गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर पीछे हटा दिया। नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या के विरोध में मानो पूरा गांव धरने पर बैठ गया। उन्होंने पूरा रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने उन लोगों को हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो आरोपी पशु तस्करों की गिरफ्तारी और उनको सख्त सजा देने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कई घंटों तक पुलिस के सामने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत करवाया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी पशु तस्करों ने उस छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें उस छात्र का शव खून से लथपथ हालत में मिला था, लेकिन पुलिस ने गोली लगने से हत्या होने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने उस छात्र को अपनी गाड़ी से फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। गाड़ी के जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई। पुलिस के मुताबिक गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं पशु तस्करों की एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया।
और इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उस आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए गांव वाले उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इसकी वजह से पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई और गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उस आरोपी को गांव वालों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे गिरफ्तार कर वहां से ले गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए और पुलिस अधिकारियों को उस छात्र के परिजनों से बात करने के लिए भेज दिया। डीआईजी और एसएसपी ने उस छात्र के परिवार वालों से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसी के बाद वो लोग धरना खत्म करने के लिए राजी हुए, लेकिन इससे पहले करीब 5 घंटे तक वहां हंगामा चलता रहा। गांव वालों के मुताबिक वो पशु तस्कर 2 गाड़ियों से वहां आए और उनके मवेशियों को चुराने की कोशिश की। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें सामान ढोने वाली एक गाड़ी के आसपास कुछ लोग खड़े नजर आए। उस गाड़ी के पास एक सांड भी दिखाई दिया। आरोप लगा कि वो पशु तस्कर उस सांड को ले जाने की फिराक में थे, लेकिन उस छात्र के शोर मचाने के बाद वो वहां से भाग गए। इस दौरान गांव वालों ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया। इसके बाद जब पुलिस उस पशु तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद आसपास के कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई और उन लोगों को शांत करवाया। इस मामले के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 टीमें बना दी और दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर यूपी में बार बार काटने वाले आवारा कुत्तों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को 2 बार काटेगा तो उस कुत्ते को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार कुत्ता काटता है तो उस कुत्ते को 10 दिन की सजा मिलेगी। दूसरी बार कहीं बाइटिंग के केसेस होते हैं तो लाइफ टाइम जब तक उसका जीवन है तब तक हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले बयान का समर्थन किया। हमने तो 15 साल पहले, 20 साल पहले कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन चुका। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उस ट्रक ने सड़क पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल तो उसके नीचे आ गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस वजह से मोटरसाइकिल और ट्रक दोनों में आग लग गई और बाइक सवार उस आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लग गए। कई लोगों को रौंदने के बाद जब वो ट्रक रुका तो आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया कि वो शराब के नशे में था। इस दर्दनाक हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया और उसकी जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने भरोसा दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये पूरी घटना इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर हुई। वहां रोजाना की तरह सड़क पर काफी भीड़ थी, तभी वो ट्रक वहां पहुंचा और उसने कई लोगों को रौंद दिया। भीड़ भाड़ वाली उस सड़क पर ट्रक रुका ही नहीं। इस दौरान एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे फंस गई और थोड़ी दूर तक घिसटती चली गई। देखते ही देखते उसमें आग लग गई और फिर बाइक और ट्रक दोनों भीषण लपटों में घिर गए। लोगों ने तुरंत बाइक सवार को निकालने की कोशिश की। अरे आग बुझाओ, मर जाएगा। अरे कितने लोग मर गए पीछे यार। लेकिन तब तक देर हो गई। घटना के बाद वहां कोहराम मच गया। कुछ लोगों की मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मदद के लिए आसपास के लोग आगे आए। उन्होंने बिना देरी किए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो उसने वहां पहुंचकर आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दावा किया गया कि उसने शराब पी रखी थी। ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहां से एक्सीडेंट किया। हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया और उसकी जांच के आदेश दे दिए। घटना की जांच के लिए मैंने अपने अधिकारी को भेजा भी है। मैं स्वयं स्पॉट पर जाऊंगा। जो भी
गलतियां जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। इस दर्दनाक घटना के बाद काफी देर तक उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन गेम के चक्कर में पैसे और जान गंवाने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी ऐसी ही डरा देने वाली खबर सामने आई। वहां 13 साल के एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हारने के बाद फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। घटना लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके की रही। वहां 6ठी क्लास में पढ़ने वाले यश कुमार यादव नाम के बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। यश के पिता सुरेश यादव रंगाई पुताई का काम करते हैं। उन्होंने करीब 2 साल पहले अपनी कुछ जमीन बेचकर 13 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे। इलाज के लिए सुरेश पैसे निकालने बैंक पहुंचे। उन्होंने चेक जमा किया तो बैंक की तरफ से बताया गया कि उनके खाते में एक भी रुपया नहीं। इसकी जानकारी होते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बैंक कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि बीते कुछ दिनों से उनके खाते से कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए थे। वो ट्रांजैक्शन उनके ही मोबाइल का इस्तेमाल करके किए गए थे। इस सब की जानकारी होते ही सुरेश के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। परेशान होकर वो घर लौटे और बेटे से ऑनलाइन गेम और ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल किया। सुरेश कुमार के मुताबिक डांट फटकार कर पूछे जाने पर यश ने बताया कि उसने फ्री फायर नाम की ऑनलाइन गेम में करोड़ों रुपए जीतने के लालच में पैसे लगाए थे, लेकिन वो जीत नहीं सका। सुरेश ने गुस्से में बेटे यश को फटकार लगाई। घर वालों ने बताया कि डांट सुनने के बाद यश अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर बाद जब वो कमरे से बाहर नहीं निकला तब परिवार के लोग घबरा गए। बाद में जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो यश फांसी के फंदे से लटका मिला। फंदे से उतारकर यश को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही यश की मौत की खबर उसके घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। यश की मां ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि यश कभी उनका मोबाइल तो कभी अपने पिता का मोबाइल लेकर चलाता रहता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है। वीडियो गेम का मोबाइल अपना उसका था कि पापा का मोबाइल? नहीं भैया, हमारा तो फोन हम गए ऐसे कार्टून देख रहे हैं, जब वो तब मांग लिया, हम गए ले लो। यश के पिता सुरेश के मुताबिक बैंक में जब उन्हें पता चला कि जमीन बेचकर जमा किया हुआ उनका सारा पैसा चला गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जानकारी का यही बताई गई कि मोबाइल द्वारा वो जो भी खेला जाता है उसी में सब चला गया। सुरेश के मुताबिक 6ठी क्लास में पढ़ने वाला उनका इकलौता बेटा यश पढ़ने में काफी होशियार था। घर पर पढ़ाई के बाद वो कुछ वक्त के लिए मोबाइल फोन चलाता था, लेकिन वो मोबाइल में फ्री फायर जैसा कोई गेम खेलता है इस बात की जानकारी सुरेश को नहीं थी। पड़ोसियों ने सरकार से ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर और ज्यादा सख्ती बढ़ाने की मांग की। सरकार को जिस तरह और ऐप बंद किए, इनको भी बंद किया जाए, नहीं इस तरह की घटनाएं रोज होती रहेंगी। पुलिस ने इस मामले में सुरेश का मोबाइल जांच के लिए भेज दिया। साथ ही बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज मंगवा लिए। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए साइबर सेल को भी लगा दिया। उधर बिहार में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग कर दी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने 43 सीटों पर दावा ठोक दिया। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की ने मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि पारिवारिक झगड़े की वजह से उसने ये कदम उठाया। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और करीब 3 घंटे तक उसे समझाया, तब जाकर लड़की टावर से नीचे उतरी। बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। इधर बिहार के पूर्णिया में मौजूद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल में जमकर हंगामा किया और वहां तोड़फोड़ की। गुस्साए छात्रों के मुताबिक कॉलेज के एक पुराने हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने वाले कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर भड़के छात्रों ने उस हॉस्टल को निशाना बनाया और साथ ही उन लड़कों की एक कार को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि कॉलेज के एक पुराने और जर्जर हो चुके हॉस्टल पर बाहर से आए कुछ लड़कों ने कब्जा कर लिया था और वो दूसरे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को परेशान करने लग गए। इसके बाद छात्रों ने जब इसका विरोध किया
तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। छात्रों ने इस पूरे मामले के लिए कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनके मुताबिक जर्जर हो चुके उस हॉस्टल को तोड़ने का भी आदेश जारी हुआ था, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद उसे नहीं तोड़ा गया। इस वजह से उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। बाद में छात्र इस मामले को लेकर थाने पहुंच गए। उनकी शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई, क्योंकि उस हॉस्टल को लेकर भारी बवाल हो गया। गुस्साए छात्रों ने वहां जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कुछ छात्रों ने हॉस्टल की दीवारों और दरवाजों को तोड़ दिया। कुछ छात्र तो हॉस्टल की छत पर भी पहुंच गए। इसके अलावा बाहर खड़ी एक कार में उन्होंने आग भी लगा दी। कुछ ही देर में वो कार जलकर राख हो गई। हंगामा कर रहे छात्रों के मुताबिक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के उस पुराने हॉस्टल पर पिछले कई दिन से बाहर से आए लड़कों ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन लड़कों की वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा। हमारे कॉलेज में बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पे बच्चे का पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है। आप कॉलेज के छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने वाले लड़कों ने उनके साथ मारपीट भी की। हथियार लेके बच्चा को धमकी देता है कि मार देंगे, बाहर निकलेगा मार देंगे। अभी अगर हम लोग में से एक भी बाहर निकल जाएगा रोड पे तो मार देगा। बाद में छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। उनकी शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी। बताया गया कि कॉलेज का यह हॉस्टल काफी जर्जर हो चुका था और इस वजह से उसे तोड़ने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन तब तक उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। उधर हरियाणा के पलवल में एक हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी नई गाड़ी से 3 बच्चों को कुचल दिया। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त वो तीनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोप लगा इसके बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि वहां से भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिसकर्मी को रोककर उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने उन्हें अपनी वर्दी की धौंस दिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने टक्कर मारने के आरोपों से ही इनकार कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस वालों को वहां बुलाया। पुलिस आरोपी हेड कांस्टेबल को अपने साथ मेडिकल जांच करवाने के लिए ले गई। इस दौरान कुछ गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया, क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस वाले आरोपी हेड कांस्टेबल को बचाकर अपने साथ ले जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने बाइक से पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। आगे आगे तेज रफ्तार में पुलिस की गाड़ी चलती दिखी और उसके पीछे कई बाइक दौड़ती नजर आईं। सर, ये हमारे मुस्लिम को लेके जा रहे हैं। हमारे 2 भाइयों को स्टाफ के आदमी ने मारा है पुलिस वालों ने और उसको लेके भाग रहे हैं। पुलिस वाले आरोपी हेड कांस्टेबल को मेडिकल जांच के लिए वहां के एक सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे। उन गांव वालों ने वहां पहुंचने तक पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद गांव वालों के सामने ही आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। नरेश कुमार नाम के हेड कांस्टेबल पर स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया गया। उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, इससे 2 बच्चों की डेथ हो गई। गांव वालों के मुताबिक टक्कर मारने के बाद उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप लगा कि इसके बाद उन्होंने गांव वालों को धमकाने की कोशिश की और उन बच्चों को टक्कर मारने के आरोपों को मानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि उनकी गाड़ी की हालत से साफ हो गया कि उन्होंने ही टक्कर मारी थी। गांव वालों ने आरोप लगाया कि वो नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में अपनी नई गाड़ी चला रहे थे। उनकी नई गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। इधर लखनऊ में गो तस्करी के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। लखनऊ में पुलिस ने गो तस्करी के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले गो हत्या की घटना हुई थी। आरोप लगा कि उस घटना में वो और उसके 3 साथी शामिल थे। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक उसके 2 साथी इस मुठभेड़ के दौरान भाग निकले। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने वन विभाग के एक अधिकारी पर हमला करने के मामले के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अंशु चौहान समेत 2 बदमाशों को कई हथियारों के साथ पकड़ा गया। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक घर के सामने एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। उन दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को डंडों से पीटा और इसमें कुछ लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को अपने भांजे की हत्या कर शव को नीले ड्रम में जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई महीनों से फरार था। बताया गया कि आरोपी का भांजा उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था और इस वजह से उसने पिछले साल फरवरी में उसकी हत्या कर दी थी। उधर बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ एक ट्रक क्लीनर के अपहरण के मामले में केस दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक पूजा खेडकर के पिता के अलावा उनकी मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया। पूरा मामला महाराष्ट्र के नवी मुंबई का रहा। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले वहां पूजा खेडकर के पिता की गाड़ी और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे को लेकर उनके पिता दिलीप खेडकर ट्रक के ड्राइवर से भिड़ गए थे। पुलिस ने दावा किया इसके बाद दिलीप खेडकर ने गुस्से में आकर ट्रक के क्लीनर को अगवा कर लिया, उसे अपने साथ पुणे लेकर चले गए। बाद में ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर जब नवी मुंबई की पुलिस पूछताछ के लिए पुणे में पूजा खेडकर के घर पहुंची तो उनकी मां ने गेट खोलने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने दावा किया कि उसने उनके घर से ट्रक क्लीनर को छुड़ा लिया और अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली। पूजा खेडकर तब विवादों में आ गई थीं जब आपको याद होगा उन पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर हुई इस कार्रवाई के बाद उनकी मां मनोरमा खेडकर पर एक किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगा था और उनका परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया। पुलिस के मुताबिक नवी मुंबई में हुए हादसे के बाद जब पूछताछ के लिए पुलिस की टीम पुणे में उनके घर पहुंची तो पूजा खेडकर की मां ने गेट तक नहीं खोला। पुलिस टीम काफी देर तक गेट के बाहर ही खड़ी रही। घर मालक थे मनोरमा खेडकर, इन्होंने उनको विरोध किया, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाली। हालांकि बाद में पुलिस ने दावा किया कि उसने पुणे में मौजूद पूजा खेडकर के घर से ट्रक क्लीनर को छुड़ा लिया और अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की कार नवी मुंबई में एक ट्रक से टकरा गई थी। इसके बाद ट्रक ड्राइवर के साथ उनका झगड़ा हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि दिलीप खेडकर ने ट्रक के क्लीनर को जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया और उसे अपने साथ पुणे लेकर चले गए। बाद में ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। ट्रक ड्राइवर के साथ जो हेल्पर था उसको किडनैप करके अपने साथ लेके गए। किडनैपिंग में लेके वो पुणे में चले गए। नवी मुंबई की पुलिस ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर पर अपहरण का मामला दर्ज किया तो उनकी मां मनोरमा खेडकर पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले पूजा खेडकर तब विवादों में आ गई थी जब उन पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि उन्होंने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उधर बिहार के मोतिहारी में पहचान छिपाकर रह रहे 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान पहचान छिपाकर रह रहे 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और पिछले 12 साल से पुलिस को उनकी तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने तड़ीपार यानी जिले से निकाले गए आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि काफी वक्त से तड़ीपार किए गए अपराधी चोरी छिपे अपने घरों में रह रहे थे। इसके बाद अभियान चलाकर सभी को पकड़ा गया। ओडिशा के पुरी जिले में एक मंदिर के परिसर में एक महिला का गैंगरेप करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के मुताबिक वो महिला अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आई थी, तभी आरोपियों ने मारपीट के बाद दुष्कर्म किया था। ईडी की टीम ऑनलाइन बेटिंग ऐप IXBet से जुड़े मामले में पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक उथप्पा से 22 सितंबर और युवराज से 23 सितंबर को पूछताछ हो सकती है। उनसे पहले शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी की तैयारी में जुटे 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी के लिए लड़के और लड़कियों से 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे। न्यूड पार्टी यानी ऐसी पार्टी जिसमें लोगों को बिना कपड़ों के शामिल होना था। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस पार्टी में शराब और ड्रग समेत अलग अलग नशे वाली चीजें भी परोसे जाने की तैयारी थी। दावा है कि ये पार्टी एक आलीशान फार्म हाउस पर होनी थी और इसमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाना था। इसके लिए युवाओं को गुपचुप तरीके से एंट्री के पास बेचे जा रहे थे। लेकिन पुलिस को भनक तब लगी जब न्यूड पार्टी से जुड़े कई पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। उन पोस्टरों के जरिए रायपुर में रहने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लड़के लड़कियों को न्यूड पार्टी का न्योता दिया गया। सूत्रों का दावा है इस पार्टी के लिए 20 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उन पोस्टरों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पकड़े गए 8 आरोपियों में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी शामिल बताए गए और आरोप लगा कि वो न्यूड पार्टी उन्हीं के फार्म हाउस पर होनी थी।
21 सितंबर को होने जा रही इस पार्टी में आने वाले लड़के लड़कियों को बिना कपड़ों के शामिल होना था। चौंका देने वाला मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का रहा। आरोप लगा कि वहां एसएस फार्म नाम के फार्म हाउस में न्यूड पार्टी की तैयारी चल रही थी। अश्लील पार्टी और अय्याशियों के लिए बना हुआ यह आलीशान फार्म हाउस है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष गुप्ता का, और इसी आलीशान फार्म हाउस के इसी पूल में स्ट्रेंजर्स पूल पार्टी होने वाली थी। इस न्यूड पार्टी के मामले में संतोष गुप्ता समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक न्यूड पार्टी के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लड़के लड़कियों को बुलाया जा रहा था। सूत्रों का दावा है कि पार्टी में एंट्री के पास 40,000 से लेकर 1 लाख तक की कीमत पर बेचे जा रहे थे। पुलिस जांच में एसएस फार्म के अलावा भी कई फार्म हाउसों के नाम सामने आए और इन फार्म हाउसेज में भी कई अश्लील पार्टीज आयोजित की जाती थी, जिसमें ड्रग्स, शराब और कई मादक पदार्थ परोसे जाते थे, ऐसा भी आरोप है। पुलिस ने उन लड़के लड़कियों से भी पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी जो न्यूड पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक गाड़ी के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई और 8 लोग घायल बताए गए। वो गाड़ी रकीबन इलाके से गुजर रही थी, तभी सड़क से फिसलकर वो गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद काजीगुंड इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों के पहुंचने से पहले ही आतंकी वहां से भाग निकले। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू में पुंछ हाईवे पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक कार सवार से मारपीट करने का आरोप लगा। इस दौरान एक दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने इस मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने लेबनान के पश्चिमी इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी। वहां एक कार पर किए गए हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेबनान और इजराइल के बीच पिछले साल नवंबर महीने में सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल वहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले करता रहता है। उधर गाजा पट्टी पर जारी भीषण हमलों के बीच इजराइल की सेना ने वहां मौजूद एक और बहुमंजिला इमारत पर बमबारी कर दी। आसमान से इजरायली सेना ने गाजा सिटी में मौजूद गफारी नाम की इमारत पर मिसाइलें दागी और फिर देखते ही देखते वो इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। इमारत के जमीन पर धराशायी होने के बाद वहां धूल का बवंडर उठा और उस बवंडर ने पूरे इलाके को ढक दिया। इजरायली सेना के इस हमले की वजह से वहां हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोग दौड़ते हुए तबाह हो चुकी उस इमारत के पास मदद के लिए पहुंच गए। पिछले दिनों इजराइल की सेना ने गाजा सिटी में मौजूद अल गफरी टावर नाम की रिहायशी इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले इजराइल ने आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को गाजा सिटी खाली करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद हजारों लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ दिया था। उसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए और आसमान से बमों की बारिश कर गाजा सिटी में मौजूद इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने गफारी नाम की इमारत को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने इमारत पर ताकतवर मिसाइलों से हमला किया और फिर वो इमारत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर ध्वस्त हो गई। इमारत के गिरने के बाद वहां धूल का बवंडर उठता नजर आया। धूल के उस बवंडर ने आसपास के इलाके को ढक दिया। हर तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी। इजरायली सेना के इस हमले की वजह से वहां कोहराम मच गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बड़ी संख्या में लोग दौड़ते हुए तबाह हो चुकी इमारत के पास पहुंच गए। धूल हटने के बाद वहां मलबे का पहाड़ नजर आया। इस दौरान कुछ लोग इमारत के मलबे पर चढ़कर लोगों को ढूंढने की कोशिश करते दिखाई दिए। पिछले दिनों इजरायली सेना ने गाजा सिटी में मौजूद अल गफरी टावर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। इजराइल को शक था कि अल गफरी टावर में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, इसीलिए इजरायली सेना ने उस इमारत को धूल में मिला दिया था। बड़ी खबर आई कतर की राजधानी दोहा में हुई 40 मुस्लिम देशों की एक बैठक से। ये इमरजेंसी बैठक थी जो कतर में हमास के नेताओं पर हुए इजराइल की फौज के हमलों के बाद बुलाई गई थी। इस बैठक में मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, यानी मुस्लिम देशों का, इस्लामी देशों का ऐसा सैन्य संगठन जो किसी भी हमले का जवाब दे सके। इस बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, इराक और मिस्र समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। सौ बात की एक बात यह कि कहां तो ट्रंप दुनिया में सारे युद्ध रोकने वाले लीडर बनकर नोबेल प्राइज लेने का सपना पाल रहे थे, कहां फिर
नए देश खड़े हो गए जो मान रहे हैं कि उनको ट्रंप से धोखा मिला, और इस धोखे से दिल मिलाए देश जो प्लान बना रहे हैं उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ दिन पहले खबर तो आपने भी सुनी होगी कि इजराइल ने कतर की राजधानी पर हमला कर दिया, एक बिल्डिंग पर बम फोड़ दिया जिसमें हमास के लोग रुके हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो सबके लिए जान लेना जरूरी है। हमले में हमास के लीडर तो मारे गए ही, एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। इस हमले ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। नेतन्याहू के एक हमले ने अमेरिका की बिछाई पूरी बिसात के मोहरों को तहस नहस करके रख दिया। अरब के देश कह रहे हैं कि अब अपना नेटो बनाएंगे। मतलब क्या? मतलब यह कि ट्रंप के भरोसे नहीं बैठना है, अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना है, खुद मिलकर सब देश एक अरब सेना बनाएंगे मुस्लिम देशों की। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा साथी पश्चिम एशिया में कतर रहा है। वो हमास के साथ शांति के लिए बातचीत करने के लिए मेजबान बना हुआ था। अमेरिका नहीं बोला था उसको कि हमास से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने में मदद करो, और इजराइल ने उसी के घर में घुसकर हमला कर दिया और अमेरिका बचाने भी नहीं आया। कतर बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत पैसे वाला देश है। कतर आग बबूला हो रखा है, पूरे अरब के देश गुस्से में है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ट्रंप का इतना साथ देने का उनको यह सिला मिला। सऊदी अरब गुस्से में, यूएई गुस्से में, जॉर्डन गुस्से में, ये सब देश अमेरिका के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं उस इलाके में। बाकी अरब देश भी आग बबूला हैं। इजराइल पर तो आग बबूला है ही, लेकिन अमेरिका और ट्रंप से ज्यादा नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया। तो उनको क्यों लग रहा है कि उनको ट्रंप ने धोखा दिया? क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप को पता था इजराइल हमला करने वाला है, और फिर भी ना तो उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आया, ना ही उनको चेताया गया। वो हैरान हैं कि उनको अमेरिका ने बताया तक नहीं, क्योंकि इजराइल के अधिकारी खुले में कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को घंटा भर पहले ही बता दिया था कि वो कतर पर मिसाइलें दागने वाले हैं, और ना ट्रंप ने रोका ना कोई आपत्ति जताई। अमेरिका ने बाद में सफाई दी कि हमें तो इजराइल ने तब बताया था जब मिसाइलें दागी जा चुकी थीं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि पहले ही बता दिया था। मतलब इजराइल यह कहना चाह रहा है कि अमेरिका ने रोका होता तो अलग बात थी, लेकिन हमने तो बता दिया था ट्रंप को, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा मत करो। बाद में व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उससे भी अरब देश खुश नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कतर के अंदर घुसकर इस तरह से हमले करने से न तो इजराइल का मकसद हल होता है ना अमेरिका का। अरब देशों में लोग कह रहे हैं कि बस हमारे घर में घुसकर इजराइल ने हमला कर दिया और बस ये कहना है अमेरिका को कि इससे मकसद हल नहीं होता। यह भी कह दिया अमेरिका ने कि अब शांति का मौका बन सकता है। मतलब इजराइल की निंदा तक नहीं की ट्रंप ने, ऊपर से नमक और छिड़क दिया। कतर के लोग मान ही नहीं रहे कि जो अमेरिका कह रहा है कि हमें तो बाद में पता चला कि इजराइल हमला करने वाला है, कतर के लोग नहीं मान रहे। बाद में फिर ट्रंप कह रहे हैं कि कतर से उनका रिश्ता बहुत गहरा है, उन्होंने इजराइल को कह दिया है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अरब देशों के लोगों को लगता है कि अमेरिका भरोसा करने लायक नहीं रहा। वो अब कह रहे हैं कि अपनी अलग सेना ही बना लेंगे, अपना अलग एक संगठन बना लेंगे, नेटो जैसा। अरब नेटो का मतलब है कि नेटो जैसा संगठन, मुस्लिम नेटो। नेटो अमेरिका का संगठन है जिसमें उसके साथी देश हैं जो ज्यादातर यूरोप के देश हैं, और उसमें खास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो युद्ध लड़ने के लिए सारे देश साथ आ जाते हैं। अब इजराइल के कतर पर हमले के बाद अरब देश भी कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही संगठन क्यों ना बना लें। तो उनको क्यों लगता है कि ट्रंप ने धोखा दिया? क्यों वो ट्रंप के भरोसे बैठे थे? क्योंकि याद कीजिए, ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले कहां गए थे? तेल के भंडार वाले सऊदी अरब गए थे, यूएई गए थे, कतर गए थे। ये सिर्फ अमेरिका के दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं है। इन देशों में अमेरिका की सेना के अड्डे हैं। ये देश अमेरिका से टनों में हथियार खरीदते हैं, उसके सबसे बड़े खरीदार हैं। उन्होंने ट्रंप के स्वागत में ही खजाना खोल दिया था। ऊंटों की परेडें हो रही थीं, शाही भोज दिए जा रहे थे, क्योंकि ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तब ट्रंप ने इन देशों के साथ बड़े बड़े समझौते भी किए थे। ट्रंप ने तो यूएई और बहरीन जैसे देशों के इजराइल के साथ भी समझौते कराए थे। वो इजराइल जो फिलिस्तीन के मामले की वजह से इस्लामी देशों का दुश्मन माना जाता था, उससे ट्रंप ने समझौता करा दिया था, यूएई का, बहरीन का। ये सब अरब मुल्क भी इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि इनको खतरा लगता था ईरान से। शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है अरब देशों में, ईरान शिया है, तो ये सुन्नी देश अमेरिका के साथ हो लिए थे। तो जब दोबारा
राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इन देशों के दौरे पर गए इस साल, तो इन देशों ने 2 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करने की डील कर ली अमेरिका में। ये देश पैसे वाले अमीर देश हैं, इनसे 2 लाख करोड़ डॉलर का निवेश ले आए ट्रंप। सऊदी अरब ने 60,000 करोड़ डॉलर दिए अमेरिका में नौकरियां बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट चलाने के लिए। कतर ने 1.25 लाख करोड़ दिए, 1.25 लाख करोड़ डॉलर कई सौदों में। वो अमेरिका से हथियार और फाइटर प्लेन खरीदेगा। ट्रंप को कतर ने एक 40 करोड़ डॉलर का बोइंग 747 लग्जरी प्लेन गिफ्ट में दे दिया। आलीशान हवाई जहाज 40 करोड़ डॉलर का, 40 करोड़ डॉलर यानी 3,500 करोड़ रुपए का फ्लाइंग पैलेस दे दिया। कतर राजी हो गया कि वो हमास के लीडरों से बात करने का जरिया बनेगा। ट्रंप ने खुद कहा ये कतर ने बहुत दिलेरी का काम किया अमेरिका और इजराइल की मदद करके। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है जहां अमेरिका की सेना के 10,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान पर नजर रखने के लिए अमेरिका इस इलाके के अपने अड्डों को इस्तेमाल करता है और यहीं हमला कर दिया इजराइल ने। यानी 1991 में जो इराक युद्ध हुआ था, तब से ये सारे देश अमेरिका को अपना वीआईपी पार्टनर बनाकर बैठे थे कि हम तेल निकालेंगे और ये सुरक्षा वाले यहां के मसले अमेरिका देख लेगा। ईरान भी कुछ करना चाहेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ हैं और इजराइल तो अमेरिका का साथी है ही। तो इजराइल तो लड़ेगा ईरान से, हमसे क्यों लड़ेगा? और इजराइल ने इन पे हमला कर दिया। बल्कि जैसा समझौता ट्रंप ने इजराइल का यूएई और बहरीन के साथ करवाया था, वैसा करने के लिए ट्रंप के साथ कई और देश हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे थे। उनको ट्रंप पर एतबार हो गया था, लेकिन अब गा रहे हैं अच्छा सिला दिया तूने हमारे एतबार का। और अब बात छिड़ गई है कि हटाओ अमेरिका को, अपना खुद का नेटो बनाते हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई छोड़ो, एक हो जाओ, क्योंकि अमेरिका बचाने तो दूर अफसोस जताने में नहीं आने वाला। ये पूरा इलाका समझिए, ये फैला है पश्चिम एशिया में मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी तक, उत्तरी अफ्रीका में मिस्र से लेकर सऊदी अरब के रेगिस्तान से होते हुए यूएई के दुबई से कतर तक, पूरा इलाका जिसमें इराक भी है, जॉर्डन भी है और भी कई देश हैं, ये पूरा इलाका है। उधर अफ्रीका में मोरक्को तक अरब देश ही हैं। इन सब के बिल्कुल बीच में छोटा सा इजराइल, जिसके उत्तर में सीरिया है, लेबनान है, पूर्व में जॉर्डन है, दक्षिण में मिस्र है। तो ये अरब देशों का अपना नेटो बनाने का आइडिया कोई नया नहीं है। मिस्र ने ये 2015 में भी बोला था, 10 साल पहले। तब क्या हुआ था कि यमन की सरकार के खिलाफ हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया था और ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ था। तब यह अरब देशों के नेटो टाइप का संगठन बनाने की बात सुन्नी देशों की थी, ईरान के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि उनको लगता था ईरान ने यमन की सरकार के खिलाफ आज विद्रोह करवा दिया है, कल को हमारे ही देश पर कब्जा करने निकल पड़ेगा, तो सब मिलकर लड़ेंगे ईरान के खिलाफ। उसके अलावा उनको ISIS से खतरा था। अल-कायदा के बाद कट्टरपंथी आतंकी ISIS में शामिल हो गए थे, तो उनसे भी इन सभी देशों को निपटना था। तो मिस्र ने बोला अपना नेटो बनाते हैं, लेकिन तब बात नहीं बनी थी, क्योंकि यही तय नहीं हुआ कि कौन लीडर होगा। अब इनके आपस के झगड़े इतने बड़े हैं, आपस के झगड़े में मामला खटाई में पड़ गया। और अमीर देश तो वैसे भी, इनमें जो अमीर देश हैं वो अमेरिका के भरोसे थे। उन्होंने बोला हम अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, वो बचा लेगा। उन्होंने भी खास भाव नहीं दिया था कि हम नेटो बनाएं, 10 साल पहले की बात है। लेकिन अब जो कतर में हुआ है, उसने तो सबको एक कर दिया है कि अमेरिका ने तो दोस्ती निभाई नहीं, यानी अपना इंतजाम खुद करना चाहिए। पहले सब ईरान के खिलाफ हो रहे थे, अब सब इजराइल के खिलाफ एक हो रहे हैं। मिस्र के पास इनमें सबसे बड़ी सेना है 4 लाख सैनिकों की, सऊदी अरब के पास 2.25 लाख सैनिकों की सेना है, F-15 जैसे फाइटर प्लेन है उसके पास, छोटे से यूएई के पास भी 63,000 सैनिकों की सेना है और रफाल जैसे फाइटर जेट हैं उसके पास। बस चक्कर ये है कि ये सब सुन्नी देश हैं ये वाले, और शिया ईरान, लेबनान और सीरिया उस शिया देश है, उन जैसे देशों पर इनको भरोसा कम होता है। इराक है जैसे, वहां शिया और सुन्नी दोनों हैं। बहरीन में भी लोग शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो आपस में ये देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जिसको ये ट्रंप का धोखा मान रहे हैं, वो अमेरिका के इतने सालों के सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। क्योंकि अगर इन सब ने एक होकर यहां अपना नेटो जैसा संगठन बना लिया, तो ये दुनिया का ऐसा धड़ा हो जाएगा जो जिस तरफ झुकेगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। एक तरफ रूस और चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है।
ट्रंप की नीतियों से अगर ये सारा धड़ा रूस और चीन के पाले की तरफ झुका तो अमेरिका वाले धड़े को चिंता होना तो लाजमी है। और हाँ, वो हर बारात में नाचने के लिए पहुंच जाने वाला पाकिस्तान भी तो है। वो इस्लाम का पपलू खेलते हुए जुड़ना तो चाहेगा इनके साथ ताकि इधर से भी कुछ मिल जाए। लेकिन ट्रंप के साथ लंच भी तो करके आ गए थे नौचंदी के मेले में खरीदे हुए मेडल वर्दी पर टांग कर। तो उसको सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को शीर्षासन, इधर जाएं उधर जाएं। तो आप ये समझिएगा कि इस सब से हमें क्या लेना देना, समझ गए? ये दुनिया की बात है। दुनिया में युद्ध की बात अगर इस लेवल तक पहुंच गई है तो सबको जानना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात। उधर आईसीसी ने एशिया कप के मैच के रेफरी को हटाए जाने की पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप के मैच के रेफरी रहे एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की जो मांग की थी उसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि भारतीय कप्तान के हाथ मिलाने से मना करने के बाद मैच रेफरी ने ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को हाथ मिलाने से रोका था। भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की बोली में अपोलो टायर्स नाम की कंपनी ने बाजी मार ली। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई अपोलो टायर्स के साथ 2027 तक की एक डील करेगी जिसमें करीब 130 मैच शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों में अपनी जगह पक्की कर ली। इस टूर्नामेंट में ग्रुप ए के मुकाबलों में यूएई ने ओमान को 42 रन से हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया। इस लिस्ट में 2 जीत के साथ भारतीय टीम टॉप पर रही और उसकी जगह सुपर 4 में तय हो गई। इधर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप कमांडर ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे। यानी भारतीय सेना ने आतंकी मसूद अजहर को सबसे तगड़ी चोट पहुंचा दी। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान में लोगों की भीड़ के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इस दौरान उसने मंच से ही ये बात भी मान ली कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत दर्जनों आतंकियों और उनके परिवारों का सफाया कर दिया गया और इसमें मसूद अजहर का परिवार भी शामिल था। बीते 25 साल में भारत पर हुए कई बड़े आतंकी हमलों में मसूद अजहर की भूमिका रही है। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले से लेकर साल 2016 में हुए पठानकोट हमले और फिर साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में भी मसूद अजहर का नाम आया था। अप्रैल महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार भी जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर से जोड़े गए थे। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला था। इस दौरान पाकिस्तान सीमा में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक मिसाइलें बरसाई गई थी। भारतीय जवानों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों पर भी बमबारी की थी। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश के मुख्यालय की तो ईंट से ईंट बजा दी गई थी। मुख्यालय की पूरी इमारत ही तहस-नहस कर दी गई थी। उस वक्त खबर आई थी कि जैश के मुख्यालय पर हुए हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में मसूद अजहर के भाई, बहन, जीजा, उसकी मां के भी शामिल होने की खबर आई थी। और उस खबर पर जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने भी मोहर लगा दी। उसने एक रैली में भीड़ के सामने कबूल किया कि भारतीय सेना ने मसूद अजहर के परिवार पर हमला कर उसे गहरे जख्म दिए थे। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जोरदार पलटवार किया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जमकर कहर बरपाया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर इलाका भी मिसाइलों के धमाकों से दहल उठा था। वहां जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय मरकज सुबहान अल्लाह पर भीषण बमबारी की गई थी। भारतीय सेना के हमले में मरकज सुबहान अल्लाह की कई दीवारें जमींदोज हो गई थीं और छत भी जगह जगह से ढह गई थी। हमले के वक्त मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मुख्यालय में मौजूद थे। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने माना कि वो लोग भारतीय हमलों में मारे गए थे। इधर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिन दहाड़े हुई हत्या से सनसनी मच गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अभिषेक शर्मा उर्फ तीनू नाम के व्यक्ति पर दिन दहाड़े कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल हालत में अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
और एक आदमी उसको मार नहीं सकता। घर के अंदर ले जा करके और पूरे परिवार ने मिल करके उसकी हत्या की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशिया के पहले महिला कैंसर सेंटर अपोलो एथीना का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, अपोलो ग्रुप के चेयरमैन प्रताप रेड्डी और अपोलो ग्रुप की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन प्रीता रेड्डी भी मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसे प्रधानमंत्री के सशक्त महिला सशक्त परिवार विजन का हिस्सा बताया। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर जहां वो अपने आप को एक फैमिली के जैसे फील कर पाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने ही ससुराल में रात के अंधेरे में गोलीबारी कर दहशत फैला दी। घटना मुरादाबाद के कटघर इलाके की रही। बताया गया कि वहां सबिया नाम की महिला अपने 2 साथियों को लेकर अपने ससुराल पहुंची। आरोप लगा कि इसके बाद वहां रात के वक्त गोलियां बरसाई गई। सबिया की साल 2020 में फरमान नाम के व्यक्ति से शादी हुई। फरमान ने बताया कि सबिया शादी के कुछ महीने बाद ही अपने मायके लौट गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद सबिया ने उन्हें और उनके परिवार को डरा धमकाकर कई बार उनसे पैसे लिए। फरमान ने अपनी पत्नी सबिया पर परिवार को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सबिया पैसे ऐंठने के इरादे से ही अपने साथियों को लेकर उनके घर आईं और वहां गोलीबारी कर उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से सबिया ने अपने पति फरमान के मकान के बाहर गोलियां चलाईं, उससे पूरे मोहल्ले में दहशत मच गई। सबिया और उसके 2 साथी फरमान के मकान के सामने रात के अंधेरे में दनादन गोलियां चलाते दिखे। फरमान के परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने पूरी रात खौफ में बिताई और जब वो सुबह अपने घर से निकले तो उनके मकान की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर गोलियों के निशान नजर आए। मकान के बाहरी हिस्से की छत पर भी गोलियों की वजह से गड्ढे हो गए। फरमान के मुताबिक 2020 में उनकी और सबिया की शादी हुई थी, लेकिन सबिया कुछ महीनों बाद ही घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद सबिया ने डरा धमकाकर कई बार उन लोगों से पैसे ऐंठे और उन्हें ब्लैकमेल किया। और फरमान के मुताबिक पैसे देने से मना करने पर सबिया ने ही परिवार को धमकाने के इरादे से उनके घर के सामने फायरिंग की। हालांकि पुलिस ने फरमान और उनके परिवार की शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें 3 नामजद हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं और उसके अतिरिक्त हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी सबिया पहले भी कई बार उन्हें धमका चुकी हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि वो जल्द ही आरोपी को दबोच लेगी। और अब खुशियों के रंग भरने वाली खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ाए गए फूल और पत्तों से महिलाओं के लिए एक नया स्टार्टअप तैयार किया गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। वहां के जिलाधिकारी के मुताबिक पहले मंदिर में चढ़ाए गए फूलों और पत्तों को फेंक दिया जाता था, लेकिन अब चढ़ाए गए फूल पत्तों से अगरबत्ती और धूप बत्ती तैयार की जा रही है। इस पहल से खंडवा जिले में रहने वाली कई महिलाओं को रोजगार के साथ एक नई पहचान भी मिली और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर को साफ रखना भी आसान हो गया। खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की। इसके तहत शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों और पत्तों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उनसे अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जा रही है। इसकी खासियत यह कि इसे तैयार करने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके साथ ही इसे बनाने में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। खंडवा के जिलाधिकारी के मुताबिक वहां रहने वाली कई महिलाओं को फूलों से बनी अगरबत्तियां और धूप बत्तियां तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। जो हमारी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की महिलाएं हैं उनको एक रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो पुष्पों की महक के रूप में अगरबत्तियां भी खरीद के ओंकारेश्वर से ले जा रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में फूलों से बनी उन अगरबत्तियों और धूप बत्तियों को बेचने के लिए एक काउंटर लगाया गया, ताकि वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु कम कीमत में बिना केमिकल वाली अगरबत्तियों और धूप बत्तियों को खरीद सकें।